दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां कोई भी बड़ी शक्ति या महाशक्ति विश्व गुरु का रोल अदा करने के लिए तैयार नहीं हो और अपने कदम पीछे खींच ले। इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका बिल्कुल क्लियरली बोल दे कि हमें तो ग्लोबल लीडरशिप निभानी ही नहीं है, तुम देख लो अपना अपना। इमेजिन कीजिए ऐसी ही दुनिया जहां चाइना अपना प्रभुत्व तो बढ़ाता जाए, इकोनॉमी 20 ट्रिलियन से आगे ले जाए, एआई में, रेयर अर्थ में, ईवीज में, सब में, सोलर में चैंपियन बन जाए, लेकिन ग्लोबल लीडरशिप से वो अपने हाथ थोड़े दूरी रखे। और इमेजिन कीजिए वैसी ही दुनिया जहां रशिया और पुतिन चाहें तो भी ग्लोबल लीडरशिप बन नहीं सकते, उतनी साइज ही नहीं है इकोनॉमी की और उतने वेरविदौल नहीं है। अब एक ऐसी दुनिया जहां कोई विश्व गुरु है ही नहीं, उसका क्या हाल होगा? वही होगा जो अभी हो रहा है। दोस्तों, इसी स्थिति को द किंडलबर्गर ट्रैप कहते हैं। जियोपॉलिटिक्स और ग्लोबल अफेयर के अध्ययन में द किंडलबर्गर ट्रैप एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क होता है, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का जो युग था, ब्रिटेन वहां काफी कमजोर था, वर्ल्ड लीडरशिप देने को तैयार नहीं था और धीरे धीरे अमेरिका का उदय हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो ब्रिटेन का कोलैप्स ही हो गया। वही पूरा का पूरा फेस हमारी आंखों के सामने इस वक्त आ चुका है। वी आर लिविंग थ्रू हिस्ट्री बीइंग मेड। यही मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। पूरा सेशन अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे चॉइस ऑफ टॉपिक्स पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में बताएं। आने वाले कौन से सेशंस आप हमसे चाहेंगे वो भी कमेंट करें। और आज हम जो जो डिस्कस करेंगे इस पर आपकी राय, विचार, तर्क वितर्क, आप हमसे असहमत भी हो सकते हैं, जरूर लिखिएगा। उससे चैनल को बहुत मदद मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आज का काम शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आई थैंक ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव चोजन टू ज्वाइन आवर चैनल। नीचे ज्वाइन का बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये लेवल्स 1, 2, 3, 4 और 5 दिखेंगे। लगातार नए नए एक्सक्लूसिव वीडियोस हमारे चैनल पर इन मेंबरशिप लेवल्स में आते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मेंबर्स आर बेनिफिटिंग। आप भी आइए, ज्वाइन का बटन प्रेस करके देखिए। लेवल 3 और 4 आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आज के आज ज्वाइन करें, कुछ महीने ट्राई करें, आप हमेशा के लिए हमसे जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। ट्रैप्ड। किंडलबर्गर ट्रैप एक ऐसी दुनिया की तरफ इशारा करता है जिसमें जो सबसे बड़ी स्थापित ताकत है, जो कि आज की तारीख में अमेरिका ही है, बेशक वो ग्लोबल पब्लिक गुड की सप्लाई बंद कर देता है। अब ग्लोबल पब्लिक गुड का मतलब है वो सारे संस्थान जिन पे दुनिया टिकी हुई है, फिर वो यूनाइटेड नेशन हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या कुछ भी हो। अमेरिका ने खुद को सबसे पीछे खींच लिया है और बल्कि डोनाल्ड ट्रंप तो आगे बढ़ के इनकी भर्त्सना करने लगे हैं। ही इज टेकिंग अ स्लेज हैमर टू द पैक्स अमेरिकाना विच हिज ओन कंट्री क्रिएटेड, क्योंकि उनकी मैगा राजनीति में इसको ध्वस्त करना ही मोक्ष का रास्ता है। तो जब ग्लोबल हेजेमॉन पीछे हट जाता है और कोई दूसरी ताकत रिप्लेस करने के लिए तैयार नहीं है, वो खतरा सामने आ जाता है। ट्रंप पीछे हट गए, शी जिनपिंग ये रोल लेने को तैयार नहीं है, पुतिन चाहें तो भी ये रोल नहीं ले सकते, बहुत सारी कमियां हैं और 4.5 साल के यूक्रेन युद्ध ने ये साफ कर दिया है। तो फिर चाइनीज लीडरशिप अमेरिकन को रिप्लेस नहीं कर रही है, लेकिन फिर क्या होगा अब दुनिया में? यही किंडलबर्गर ट्रैप तो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। चार्ल्स किंडलबर्गर का दिया यह फ्रेमवर्क, कम से कम मैंने तो नहीं सोचा था जब पहली बार 20-25 साल पहले पढ़ा था कि ये मेरे जीवन में मैं होता हुआ देखूंगा। लेकिन इन्होंने जो बात बताई थी कि एस्टैब्लिश प्लेयर पीछे हट जाएगा, दूसरा कोई नहीं होगा उस विश्व गुरु की कुर्सी को भरने के लिए, तो फिर फ्रैगमेंट हो जाएगी पावर, अलग अलग ब्लॉक्स बनेंगे, वीकर इंस्टीट्यूशंस होंगी और जब कोई बड़ी क्राइसिस आएगी तो कोई भी विश्वसनीय स्टेबिलाइजर होगा ही नहीं। आप खुद सोच के देखिए, क्या
रूस और यूक्रेन का युद्ध 4.5 साल चल सकता था अगर एक ग्लोबल स्टेबिलाईजर होता, वो उसको 6 महीने में खत्म करवा देता। अब जो ग्लोबल स्टेबिलाईजर होना चाहिए था वो तो खुद ईरान के साथ युद्ध में खुद को बर्बाद करके बैठ गया, उसकी मिसाइलों का स्टॉक ही खत्म हो गया है। इमेजिन। और इतना बुरा मिसगाइड किया पीट हेग्सेथ ने डोनाल्ड ट्रंप को कि वो लड़ लिए कुछ दिन पहले आपस में। बिल्कुल यही होना था। ईरान ने ऐसे दलदल में घसीट लिया है उनको कि वो बाहर निकल ही नहीं सकते, और उन्होंने ईरान के रूप में एक नए हेजेमॉन को जन्म दे दिया है। मैं कल आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियली ईरान की कैसी चांदी हो जाने वाली है कुछ ही महीनों में। कल के सेशन में इसको मैं बहुत डिटेल में आपको कवर करके बताऊंगा। फिलहाल किंडलबर्गर ट्रैप में दुनिया अब जा चुकी है। अब इससे हम बाहर कैसे आएंगे? बहुत कुछ तो फेट और डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, दुनिया में कौन से नए इक्वेशंस बनते हैं, लेकिन इसका असर न केवल रिटायरिंग हेजेमॉन अमेरिका पर आएगा, न केवल पोटेंशियल बट नॉट पोटेंशियल चाइना एंड रशियन हेजेमॉन्स पर आएगा, बल्कि सारी मिडिल पावर्स पर आएगा, जिसमें इंडिया भी है, टर्की भी है, सब है। दोस्तों, चार्ल्स किंडलबर्गर का तर्क यह था कि पूरी विश्व व्यवस्था को अगर आपको संभाल के रखना है तो एक ताकत ऐसी चाहिए जो अपने जेब से खर्च करे लेकिन उस व्यवस्था को स्टेबलाइज कर दे, और यह व्यवस्था थी अमेरिका, पैक्स अमेरिकाना। आज हमारा ये 73rd सेशन है। मैंने पैक्स अमेरिकाना पे एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना दिया है, इस सीरीज में प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। उससे भी बेहतर है हमारी जो ग्लोबल अफेयर की वेबसाइट है, मैं उसकी लिंक भी शेयर कर ही देता हूं कमेंट में, उसको पढ़ने की आदत डाल लीजिए। पूरा खजाना है वहां पे, एक बार उसकी आदत लग गई उसके बाद आपको मजा आ जाएगा पढ़ाई करने में। वहां सारा कंटेंट प्रॉपर सर्चेबल डेटाबेस फॉर्म में उपलब्ध है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ब्रिटेन लगातार कमजोर होता जा रहा था, तो वो वैश्विक नेतृत्व देने की स्थिति में नहीं था। दिस इज हाउ ऑल मेजर एम्पायर्स इवेंचुअली कोलैप्स, यही रे डैलियो की थ्योरी भी रही है। और अमेरिका उस वक्त तैयार नहीं था, क्योंकि अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म के पूरे फॉर्मेट में अमेरिका ने खुद को पहले तो वर्ल्ड वॉर 1 से अलग रखा, फिर वर्ल्ड वॉर 2 से अलग रखा। वर्ल्ड वॉर 1 में तो जिमरमैन टेलीग्राम ने कबाड़ा किया तो वो कूदा, और वर्ल्ड वॉर 2 में जब फाइनली पर्ल हार्बर और बाकी अटलांटिक में जो यू बोट ने तबाही की तब अमेरिका कूदा, नहीं तो वो कभी नहीं आता इसमें। और वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशियन ने कीमत चुकाई थी असली हिटलर को हराने की। अब ये सब इतिहास की बातें हो गई। तो जब ये ऐसा हुआ था तभी फाइनली अमेरिका का उदय 45 के बाद हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ओपन ट्रेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल लेंडिंग को सिक्योर करने की स्थिति में नहीं था। तो क्या बन गया बेटा? वैक्यूम। और इस वैक्यूम की वजह से जो इकोनॉमिक शॉक था उसी से तो फिर डिप्रेशन पैदा हुआ, और नेशनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट यानी हिटलर की फांसीवादी राजनीति को एकदम फर्टाइल ग्राउंड मिला। तो आज सवाल यह है कि क्या अमेरिका तैयार है आज के अस्थिर विश्व को संभालने के लिए? देखिए, ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब भी। अभी तक का आपको सब समझ में आ रहा है? तो किंडलबर्गर ये कहते हैं कि अगर इस विश्व को स्थिर रखना है तो पहले इकोनॉमी को स्थिर रखो। उसके लिए आपको एक विजेता नहीं चाहिए, यू नीड अ विलिंग लीडर। अनफॉर्चुनेटली, एज वी हैव सीन, द अमेरिका फर्स्ट मूवमेंट एक्चुअली वांट्स टू बी अ विनर, दे डोंट वांट टू बी अ स्टेबलाइजर। तो ट्रंप ने क्या किया? पूरी नेतृत्व शैली को लेन देन की शैली बना के रख दिया। पैसा दो, पैसा लो, या फेवर लो, और सीधे सीधे खुद ही पैसे लेने लग गए। मतलब इतना भयानक पतन व्हाइट हाउस का तो आज तक हुआ नहीं होगा कभी। अमेरिका फर्स्ट अप्रोच में अपने सारे मैत्री संबंधों को उन्होंने सौदेबाजी बना लिया। कितनी घटिया बात है। और अपने ऑब्लिगेशंस को उन्होंने कहा, मैं क्यों खर्चा उठाऊं, तुम उठाओ। अरे भाई, तुम्हारा पूरा पैक्स अमेरिकाना का ग्लोबल हेजेमोनिक सिस्टम तुम ही ने बनाया था, तुम ही ने सबको तैयार किया था, और अब तुम ही सबसे बाहर निकल रहे हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे पहले जितने प्रेसिडेंट आए थे उनकी समझ काफी तुमसे कमतर थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उनसे कमतर हो?
टैरिफ्स की मदद से रेसिप्रोसिटी लेने के लिए सबका मूड खराब करने का इनका पूरा, भारत के साथ तो बहुत ही दुर्व्यवहार इनका जारी है अभी भी। नेटो मेंबर्स पे भयानक दबाव कि वो 2% वगैरह ऑफ जीडीपी भूल जाओ, 5% तक स्पेंड करो, ऐसा करके, और नेटो के सारे सदस्य देशों को गालियां दे दे के ट्रंप ने ट्रांस एटलांटिक फ्रैक्चर इंश्योर कर दिया है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि यूरोपियन यूनियन उठ खड़ा होगा कि वी विल बी दी ग्लोबल स्टेबिलाइजर। मैंने आज शुरुआत में उनका नाम नहीं लिया, मैं इस मौके का इंतजार कर रहा था। तो यूरोपियन यूनियन अब स्टेबिलाइजर का काम कर सकता है, बशर्ते वो एक सुर में बोले, मिलिट्री निवेश करके खुद की यूरोपियन मिलिट्री बनाए और उनके जो बाकी उच्च आदर्श रहे हैं वो अपनी जगह मेंटेन रहे, तो फिर इस वैक्यूम को ईयू भर सकता है। लेकिन क्या वैसा होगा? बहुत मुश्किल लग रहा है आज। तो यूरोपियन कंट्रीज पे ये दबाव है और अमेरिका और यूरोप मिलके यूक्रेन युद्ध में बहुत उलट पुलट दांव खेल रहे हैं। कहीं से कहीं ऐसा इस वक्त नहीं लग रहा कि द वेस्ट एक्चुअली वांट्स टू रिजॉल्व द यूक्रेन वॉर, और ये बहुत भयानक बात है। खासतौर पे पिछले एक महीने में जितने भी इंटरनेशनल एनालिसिस आए हैं, अगर आप उनको बहुत केयरफुली कोम्बिंग करेंगे तो यू सेंस दैट द वेस्ट समटाइम्स सीम टू बी एगिंग ऑन यूक्रेन टू गो मोर अगेंस्ट रशिया रादर देन ट्राइंग टू फाइंड अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट, और वो हो नहीं पा रहा है। रशिया को भी मजबूरी में उतने ही हमले करने पड़ रहे हैं, और फिर यूक्रेन ने कैस्पियन में ईरानी शिप्स पे हमला करके दोनों वॉर जोन्स को जोड़ने का भी काम कर दिया। तो कहीं पश्चिम बढ़ाना तो नहीं चाहता इस युद्ध को, जिससे वो अपने दूसरे बड़े काले हित साध ले, अब ये किसी को पता नहीं। लेकिन वो थ्योरी तब सही होती है अगर हम देखते कि अमेरिका केंद्र बिंदु बने रहने को तैयार है। वैसा भी नहीं है, ये तो सब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, ये तो पूरी तरह धंधो माइंडसेट पर आ गए हैं। दोस्तों, हमारी ग्लोबल अफेयर की वेबसाइट आप ही के सजेशन पर हमने बना दी है। आप जितने भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट में एक लिंक है हमारी ग्लोबल अफेयर की साइट की, आप वहां आइए और उस साइट को पढ़िए। पूरी फ्री साइट है, जितने भी सेशंस हमने अभी तक बनाए हैं हमारी टीम ने उन सब का पूरा पूरा कंटेंट वहां पर लगा दिया है। ये रही हमारी साइट, मैं आपको यहीं पर लाइव दिखा देता हूं। और इस साइट पर जब आप जाएंगे दोस्तों, तो आपको यहां पर सारे सेशंस भी मिलेंगे और आप पूरी तरह इन सेशंस को सॉर्ट कर सकते हैं, टॉपिक वाइज ढूंढ सकते हैं, फर्स्ट से लास्ट अलग अलग तरह से देख सकते हैं। और इसमें सिस्टमैटिक लर्निंग के पाथवेज भी हमने बना दिए। ग्रेट पावर के वीडियो, इंडियो पैसिफिक, वेस्ट एशिया, यूरेशिया, जियो इकोनॉमिक्स, हर तरह से आप इस साइट को यूज कर सकते हैं। जब आप किसी भी सेशन को ओपन करेंगे, आपको अंदर उसका पूरा वीडियो भी मिलेगा और एक पूरी ये ग्लॉसरी दिख रही है ना, ये ग्लॉसरी भी मिलेगी। आप इस साइट को अनेकों भाषाओं में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं। ये मैंने हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। अब हमने एक सेशन ओपन किया और ये पूरा का पूरा सेशन अंदर आपको हिंदी में मिल जाएगा। 5-10% थोड़ा मशीन ट्रांसलेशन में गलतियां हो जाती हैं, वो आप इग्नोर कीजिएगा। तो इतनी खूबसूरत साइट और आपकी लर्निंग बस आप ही के लिए हमने ये रेडी की है। उम्मीद करेंगे आपको ये अच्छी लगेगी। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हैं तो आप इस साइट को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट का बटन दबा के हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्यारे दोस्तों, वापस आते हैं। ग्लोबल अफेयर साइट की जानकारी देना जरूरी था, इसलिए मैंने 1 मिनट लेके बताया। उम्मीद करता हूं आप इसको जरूर रोज देखेंगे। अब आते हैं चाइना पे। तो शी जिनपिंग का क्या खेल है? उनको ताकत तो बढ़ानी है चीन की, लेकिन उनको दुनिया की जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बहुत ही चतुर गेम चल रहा है चाइना का। चाइना ये कह रहा है, देखिए 2012-13 में शी जिनपिंग आए थे और आते ही उन्होंने 4-5 बड़े प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। पहला था मेड इन चाइना, जिसमें 2025 का टारगेट था टॉप टेक्नोलॉजीज पर प्रभुत्व करने का, जिसमें से मोरल 70-80% अचीव भी कर लिया उन्होंने। दूसरा लेकर आए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना की भयानक मैन्युफैक्चरिंग और उसके सरप्लस को इन्वेस्ट करके दुनिया में अपना इंफ्रा संजाल और उसमें भी वो सफल हो चुके हैं। ऐसे 4-5 बड़े प्रोग्राम्स वो लाए, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये नहीं बोला दैट चाइना हैज टू बिकम अ ग्लोबल हेजेमॉन, या उनकी पॉलिसीज से ऐसा कहीं नहीं लगा। बेसिकली ट्रेड, कॉमर्स, फाइनेंशियल पावर, वो उस पर ही फोकस है।
मल्टीलैटरलिज्म जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, सॉवरेंटी के चैंपियन हैं ताइवान को छोड़ के, सपोर्टर ऑफ फ्री ट्रेड है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए अभी, क्योंकि ये नंबर 1 पावर नहीं बने ना, इसलिए मल्टी मल्टी कर रहे हैं, एक बार बन गए तो यूनिपोलर हो जाएंगे। ब्रिक्स में ये आगे हैं, BRI कर दिया है, बहुत सारे ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव ये लेते रहते हैं, और AI में अब ये बहुत आगे निकल गए हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस की थी, जो एक बहुत ही सीरियस इनिशिएटिव था, और अमेरिका को AI में मात देने के लिए मैंने इस पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप देखिएगा, क्योंकि मैं AI फॉर्म भी चलाता हूं तो मुझे इस बारे में टेक्निकल जानकारी भी थोड़ी ज्यादा है। पूरी तरह से अमेरिका को AI में एक सॉलिड चुनौती देने के लिए ओपन सोर्स मॉडल जो कटिंग एज है, बिल्कुल अमेरिका के लीडिंग फ्रंटियर मॉडल के बराबर परफॉर्मेंस दे रहे हैं, एट 1/10 द कॉस्ट और एट 1/5 द कॉस्ट, उसको प्रमोट किया है। ऐसा करके स्ट्रेटेजिकली, और अब तो चिप बिल्डिंग में आगे आ गए हैं और ये बोल रहे हैं कि बेस्ट ऑफ एनवीडिया चिप्स के बराबर हम धीरे धीरे 1-2 साल में खुद ही बना लेंगे। ASML की मशीनों पर एक्सपोर्ट बैन है, कोई बात नहीं, हम खुद ही बना लेंगे। कर पाएंगे कि नहीं 1 साल में पता चलेगा, बट मोस्ट लाइकली शायद वो कर लेंगे, विच पोजेस अ ह्यूज चैलेंज टू अमेरिका। बट शी जिनपिंग इवन देन डज नॉट से दैट आई वांट अ पैक्स सिनिका, बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं वो। तो ये सब करते हुए भी, अपने लिए ग्लोबल हाई स्टेक टेबल पे बड़ी जगह ढूंढते हुए भी, वो पैक्स सिनिका की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि पैक्स अमेरिका ना टूटा तो मुझे पैक्स सिनिका, बिल्कुल नहीं। वो कहीं भी सिक्योरिटी गारंटी देने को तैयार नहीं है, क्राइसिस में लैंड करने को तैयार नहीं है, ओपन मार्केट के चीफ प्रोटेक्टर वो है नहीं, हालांकि अपना फुटप्रिंट सब तरफ फैला रहे हैं, क्योंकि शी जिनपिंग को एक बात अच्छे से पता है, अगर चाइना किसी भी हॉट वॉर में आज उलझा तो 10 साल पीछे चला जाएगा, और वो भी 10 साल और चाहते हैं चाइना को अमेरिका के बराबर लाने के। तो वो डायरेक्टली हॉट वॉर में अभी तक नहीं गए, अब कल किसने देखा है, कल किसने जाना है, लेकिन अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। यहां तक का सब क्लियर। तो फिर बचा कौन? प्यूतिन। प्यूतिन पावर थ्रू डिसरप्शन में माहिर रहे। जब वो पहली बार प्रेसिडेंट बनाए गए थे, किन्होंने बनाया था उनको प्रेसिडेंट बताइए? 5-5 साल 2 बार कौन प्रेसिडेंट रहे थे जो रिटायर होके गए और प्यूतिन को डायरेक्टली अपॉइंट करके गए, फॉर्मर KGB ऑफिसर। प्यूतिन जानते हैं कि वो अमेरिका को तो कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकते, और वो किसी भी तरह पैक्स रशिया तो बना ही नहीं सकते, रशिया के पास वो ताकत और वो स्केल है ही नहीं किसी भी चीज में, इकोनॉमी भी बेरली 3-3.5 ट्रिलियन की है, तो वो क्या बनेंगे, ही नोज इट। लेकिन वो कहीं से कहीं भी एग्जिस्टिंग वेस्टर्न लेड ऑर्डर का सम्मान नहीं करते हैं, और अब तो 4.5 साल खून बहाने के बाद बिल्कुल भी नहीं। यूक्रेन युद्ध में जो कुछ हुआ है उसने पुतिन का वर्ल्ड व्यू बदल के रख दिया, और इस युद्ध के बाद उनको यह समझ में आ गया है कि कलेक्टिव डेटरेंस ऑफ नाटो पूरी तरह तबाह हो चुका है। नहीं तो अभी तक रशिया को हरा दिया होता ना। ट्रंप बार बार नेगोशिएशन को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब पुतिन के लिए पीछे हटना असंभव, पूरी उनकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी और इतिहास में लेगेसी खत्म होगी। दोस्तों, ये जो बड़े नेता होते हैं ना, इनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, जो हिटलर के साथ भी हो गई थी। एक स्टेज पे आने के बाद दे आर नॉट एबल टू टेक रैशनल डिसीजंस व्हिच वुड सर्व द लार्जर गोल ऑफ द नेशन, बिकॉज देयर ओन ब्रांड डायरेक्टली गेट्स अफेक्टेड। अब ट्रंप, मैंने 8 और 9 मार्च को अपने सोशल मीडिया में लिखा था कि आज सही समय है, ट्रंप सब बोरिया बिस्तर बांध के ईरान से भाग लो, फंस जाओगे, मर जाओगे आगे। ये 8 मार्च को 9 मार्च को हमने लिखा है। अगस्त 2026 में अब ट्रंप ईरान छोड़ ही नहीं पा रहे हैं और धंसते जा रहे हैं दलदल में, और ईरान एक तरफा जीत गया। कल के मैं वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा नंबर 74 में कि जैकपॉट लगने वाला ईरान का 99% तय हो चुका है। तो क्या हासिल किया अमेरिका ने? ट्रंप की पूरी ऐतिहासिक लेगेसी धूल में मिल गई है। पुतिन भी इसी बात से डरे हैं कि अगर यूक्रेन से बाहर निकले तो उनकी लेगेसी खत्म हो जाएगी, और शी जिनपिंग इस वजह से किसी हॉट वॉर में उतरते नहीं है, क्योंकि आप युद्ध शुरू तो कर सकते हो, वो युद्ध कहां जाएगा इस पर दुनिया में कभी किसी कमांडर का नियंत्रण नहीं रहा है। मिलिट्रीज कैन ओनली स्टार्ट अ वॉर, दे कैन नेवर एंड इट फॉर श्योर ऑन देयर टर्म्स। इतिहास इसी बात का गवाह है। समझ में आया? क्योंकि फॉर द वांट ऑफ अ नेल द हॉर्स वॉज लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ द हॉर्स
the rider was lost. For the want of the rider, the battalion was lost. For the want of the battalion, the battle was lost. For the want of the battle, the war was lost. And for the want of the war, the state was lost. It starts with a nail. और ये बात हर कमांडर जानता है, लेकिन ट्रंप, शी जिनपिंग, पुतिन, जिनकी ईगो बहुत बड़ी होती है, वो फिर फंस जाते हैं और हिटलर उसी में मारा गया फाइनली। कमांडर उसको सही एडवाइस देते रहे, उसने किसी की नहीं सुनी। तो रूस और चीन की जो पार्टनरशिप हो गई है अब, उसमें रशिया अपने आप को अभी तक बचा के यहां तक ला पाया है, आगे भी जाएगा, क्योंकि अब तो ये बहुत क्लोज आ गए और ईरान इनकी एक्सिस में जुड़ गया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में, बल्कि आने वाला समय छोड़ो, आज अभी इस वक्त रशिया, ईरान और चाइना एक्सिस अब दुनिया के बड़े हिस्से पे अपना प्रभुत्व जमाएगी। और ये कोई कोइंसिडेंस तो है नहीं कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलें पिन पॉइंट हमला कर रही हैं जॉर्डन में जाके। उसके पीछे चाइना और रशिया की टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक और सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा हाथ है। क्या बिगाड़ लेगा कोई उनका? अब तो वो एक ब्लॉक ही बन चुके हैं ऑलमोस्ट, लेकिन वो भी कोई ऐसे ग्लोबल हेजेमॉन बनने की बात नहीं कर रहे हैं अभी भी। तो आज की दुनिया में हम कहां खड़े हैं? ये हैं सिग्नल्स। एक बीमारी होती है तो उसके आपको सिम्टम दिखते हैं ना, 6 सिम्टम हैं आपके सामने आज। यूक्रेन, ताइवान, ग्लोबल ट्रेड, यूरोपियन सिक्योरिटी, टेक, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस। इन 6 पर काले बादल मंडरा रहे हैं वर्षों से। तो किंडलबर्गर ट्रैप हमारे सामने आ चुका और हम उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। केवल कोई एक स्ट्रेटेजिक लीडर विद स्टेट्समैनशिप दुनिया को इससे निकाल सकता है। अनफॉर्चुनेटली सो फार वी आर नॉट ब्लेस्ड विद एनी सच लीडर, एनी सच कंट्री। साथियों, तो अगर एक भी देश लीड नहीं करेगा तो क्या होगा? अरे भाई, बिल्कुल सीधी सी बात है, दुनिया बढ़ जाएगी अलग अलग प्रभुत्व के स्फीयर्स में। अलग अलग देश अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना लेंगे, दुनिया के टुकड़े हो जाएंगे। छोटे छोटे देशों को स्ट्रेटेजिक हेजिंग करनी पड़ेगी। अमेरिका से दोस्ती रखो सिक्योरिटी के लिए, चाइना से दोस्ती रखो ट्रेड के लिए, रशिया से दोस्ती रखो एनर्जी और वेपन्स के लिए। वैश्विक संकट किसी भी प्रकार का आया, वो नहीं सुलझेगा, क्योंकि ये सारे स्फीयर बैलेंस ऑफ पावर के चक्कर में भिड़े हुए हैं एक दूसरे से। और कोई भी एक पैक्स अमेरिकाना, पैक्स सिनिका तो है ही नहीं ना, तो फिर सॉल्यूशन आएगा कैसे? आप समझ रहे हैं बात को? ये बहुत बड़ा संकट है। और इस वजह से जब तक ये सारे के सारे कोलिशन स्टेबिलाइजेशन की तरफ वर्क नहीं करेंगे, किंडलबर्गर ट्रैप अपना काम करता रहेगा, अपनी पूरी लागत वसूलता रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिला। फटाफट ज्वाइन का बटन दबाइए और हमारी मेंबरशिप लीजिए। थैंक यू सो मच। ग्लोबल अफेयर की पूरी साइट आपके लिए है, उसको पढ़िए, सारे सेशंस देखिए। और आज का सेशन अब मैं यहीं समाप्त करता हूं। अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।